कैथल पहुंचे सीएम मनोहर लाल, करोड़ों के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। 11 रुद्री शिव मंदिर में किया दर्शन पूजन। विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। विनायक दामोदर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि आज। सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। वीर सावरकर जी को पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। लोगों को पसंद आया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नया अंदाज। हेलीकॉप्टर में बिठाकर सुनी बुजुर्ग की फरियाद। चौटाला में दिखी ताऊ देवीलाल की झलक। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर वार। कहा, पूरे प्रदेश में बीजेपी ने फैलाया भ्रष्टाचार। इस सरकार में माइनिंग माफिया और शराब माफिया का राज। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। सीएम मनोहर लाल शनिवार सुबह करीब 11 बजे कैथल पहुंचे। यहां पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम गांव मुंदड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने हरियाणा के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय का दौरा किया, साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। सीएम मनोहर लाल ने यहां हुए विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 11:30 बजे गांव मुंदड़ी पहुंचे। मुंदड़ी गांव लव कुश तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के तहत 11 रुद्री शिव मंदिर में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। सीएम ने श्री 11 रुद्री मंदिर में यज्ञशाला की परिक्रमा की। मंदिर में सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर की आज 56वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे और हिंदुत्व के पक्के पैरोकार थे। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया कि मां भारती के वीर सपूत, दूरदर्शी, दार्शनिक और महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनके पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र जागरण हेतु अपनी प्रखरता से उन्होंने असंख्य भारतीयों को प्रेरित किया। भारत के इतिहास में उनका नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने दादा ताऊ देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। उनमें भी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की झलक नजर आने लगी है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक खास अंदाज में इस समय लोगों को खूब पसंद आ रही हैं और यही उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। कुछ ऐसा ही अंदाज शुक्रवार को जींद में दिखाई दिया, जब एक बुजुर्ग उनके सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने उन्हें ये कहते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया कि चलो ताऊ जी मेरे गलियां बतलावेंगे, मनमर्जी हेलीकॉप्टर में साथ बैठ के सुनाइएगा आपकी अर्जी। पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के सरकार में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। शराब पीने की उम्र घटाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि इस सरकार में माइनिंग माफिया और शराब माफिया का राज इस समय चल रहा है। देने देने वाली नहीं, ये लेने देने वाली है। जो हुड्डा में इन्होंने अप्रावधान कर दिया। देखो, हुड्डा का जब बना हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, आज तो कुछ नाम रखा है, शहरी विकास प्राधिकरण। जब ये बना था तो उस टाइम
नो प्रॉफिट नो लॉस पे था। और ये था कि जो गरीब आदमी है, मध्य वर्गीय लोग हैं, वो प्लान सिटी में अपना मकान बना सके। आज वो पॉलिसी खत्म कर दी। आज तो प्लॉट की ऑप्शन होगी। तो इसका मतलब ये है गरीब आदमी, मध्य वर्गीय जो आमदनी का आदमी है, वो मकान की सोच नहीं सकता है। तो फिर तो बड़े बड़े धनहाड़े वही देंगे। ऑप्शन का भी बड़ा सिस्टम से उन्होंने किया है। कैसे? मान लो 100 प्लॉट है, 15 एक बार वो करेंगे, ऑप्शन करेंगे ताकि उनका भाव बढ़ जाए। आज सरप्लस में 15 बाद में करेंगे। तो इस किस्म की ये पॉलिसी जो है, जन विरोधी नीति जो है, ऐसी बहुत है। पेंशन की जो है, जो कटौती होने की बात, और जो मैं कह रहा था जो डोमिसाइल 15 से 5 तक की कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मूलभूत हरियाणवी है जिनको 15 साल ज्यादा हो गए, ये उन पर होगा, वो उनका अधिकार हो जाएगा। 5 साल होते ही उनका भी अधिकार हो जाएगा। जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज हमारी, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे विधवा की पेंशन है, चाहे हैंडीकैप है, चाहे प्लॉट अलॉटमेंट की बात है, जैसे अब देंगे तो बंद करके ऐसे हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे गरीब आदमी। तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी है या सोशल रूप में है, उनके ऊपर भी जो मूलभूत आदमियों पर कुठारा घाट होगा। इस सरकार में 2 बड़े माफिया काम कर रहे हैं, एक माइनिंग माफिया, एक शराब माफिया। उन्हीं की चल रही बात। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से शराब के माफिया हुआ, रजिस्ट्री में घोटाले हुए, जो आप कह रहे हो रजिस्ट्री नहीं कर रहे, उस टाइम तो लगे हुए रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री घोटाले हुए। और माइनिंग में आप देखें, मैं खुद वहां गार्डन गया था, जिस दिन 800 फुट नीचे तक गए हुए, और बिल्कुल सीधा पौधा हुआ है। बूढ़ा साहब आप कह रहे हो कि आप आपके प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है वो। नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। सर, ये चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम, नगर निकाय के, पालिका के, उसमें क्या आप सिंबल पर लड़ेंगे आप? लेकिन पहले हमारा ये फैसला था कॉर्पोरेशन तक। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही है, उसे ज्यादातर लोगों का मन भर चुका है, अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि अपना भारत मोर्चा संगठन को मजबूत कर सामाजिक दिशा में काम किया जाएगा। आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस मजबूती के साथ पूरे देश भर में चुनाव लड़ेगी। में लोगों के आगे कई बार कहते हैं इनकी जुबान के आगे मैदान है, तो वो कभी कोई किसी प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से ये बात आती है, कभी पंजाब से आने लगी, कभी किसी और प्रदेश से। ये हर भारतवासी का, हर भारत के किसी भी भूभाग पे उसका पूरा अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं विभिन्नता में एकता और जो हमारी नेशनल यूनिटी है उसको बाधित करने का। देखो, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। हरियाणा में जो लड़ रहे थे वो तो खुद ही आप देख रहे हो, तो जो लड़ने वाले थे उनको तो धीरे धीरे सिस्टम से भारी कर दिया। अब तो वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, और ये नेतृत्व को पता है, हाईकमान को पता होते हुए तो किसके भरोसे लड़ सकते हैं, किसके भरोसे लड़ेंगे। सवाल ये है, उनके भरोसे लड़ेंगे जो रोज़ मोदी के सामने नाक रगड़ते हैं, उनके भरोसे लड़ेंगे जो जाकर के नागपुर में घुटने टेक करके आ गए। तो उनके भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, और वो जज्बा जो है। हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर वाहन चालकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा का कहना है कि वह इस फैसले को एक फालतू का फैसला समझती हैं। अगर सरकार सच में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहती है तो सरकार को कोई और नीति अपनानी चाहिए। इस फैसले की वजह से काफी सारे वाहन चालकों को एक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और इसका साफ तौर पर सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा।
सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक और जो है फरमान, अपना हम कहेंगे तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्हीकल डीजल का जो है वो 10 साल से ऊपर की उम्र का अब कंडम माना जाएगा और उसे सड़क पे चलने नहीं दिया जाएगा। और पेट्रोल व्हीकल्स की लिमिट पहले वाली 15 साल की ही रखी गई है। हम समझते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाला एक फैसला है, जो हर आदमी को हिट करेगा, चाहे वो बिज़नेस ओनर है, चाहे वो सफ़र करने वाला खुद वो व्यक्ति है जिसे ये सुविधा का जो उसे लाभ उठाना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी को जो है नुकसान देगा, छोटे मोटे बिजनेस इसमें आज हमारे लिपट के मर जाएंगे। जो सरकार का ये फैसला है, आज भी अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आरसी का आपको 15 साल का टैक्स देना पड़ता है। तो हम सवाल करते हैं 10 साल में डीजल व्हीकल्स को नकारा क्यों जा रहा है। दूसरी बात, हर व्यक्ति कुछ पैसे जोड़ के लोन पे इस व्हीकल को लेता है। 8 साल में लगभग 8 जब भी इसकी होती है उसमें उसका ये लोन उतरता है। उसके बाद जब पैसे कमाने की, वो फल देने की, उस पौधे की जब समय आता है तो उसे काट के साइड में इस तरह से गिरा दिया जाए। हम समझते हैं बहुत ही ये गलत इनका फैसला रहा है। आदमी पुराने व्हीकल की रीसेल वैल्यू सरकार ने आज ज़ीरो कर दी, क्योंकि 8 साल बाद या 9 साल बाद जब वो बेचने जाएगा तो खरीदार भी आज सोचेगा कि मैंने 1-1.5 साल के लिए व्हीकल लेके क्या करना है। आम वीडियोस हम फेसबुक पे देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं 45,000, 60,000 ये आंकलन लगाया जा रहा है। इतने में तो आज की तारीख में फ़ोन नहीं आते। मेरा नाम कुलदीप सिंह मुल्तानी है। मैं चौधरी निर्मल सिंह की कोठी से बोल रहा हूँ। ये जो कानून बनाया है गाड़ियों के बारे में, ये कानून बहुत गलत है। 10 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जो 15 साल की लाइफ दे रखी है उसी तरीके से 15 साल की। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के चलते इन दिनों यूक्रेन में हालात काफी खराब हैं। कई भारतीय बच्चे वहां हालात खराब होने के चलते अभी अपने वतन वापस लौट रहे हैं, तो वहीं कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अभी भी इन खराब हालातों में भारत सरकार की मदद के लिए बढ़ने वाले हाथों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ परिवार झज्जर जिले के भी हैं जिनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन हालात खराब होने के बावजूद भी कोई व्यवस्था ना मिलने के चलते अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक परिवार है झज्जर के गांव भदानी के नीटू फलसवाल का। नीटू के अनुसार उनका लाडला मुकुंद 2.5 महीने पहले ही यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, लेकिन वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के चलते वह अभी भी यूक्रेन में ही फंसा हुआ है। मैं भारत सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, भारत सरकार इस दुख की घड़ी में जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती, सरकार का दायित्व है। कभी कभी जब भी कोई भी युद्ध हुआ है तो उसमें सरकार ने काफ़ी रोल दिखाया, चाहे सरकार पीछे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी सरकार आज के दिन, लेकिन प्रधानमंत्री देश का सर्वमान्य है और वो हर व्यक्ति के लिए काम करने के लिए तैयार भी रहता है, रहना भी चाहिए। जिम्मेवारी बढ़ती है राष्ट्रपति जी की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की, विदेश मंत्री जी की। और हम उम्मीद लगाए हैं वही से दुख की घड़ी में वो बिल्कुल साथ रहेगी सरकार, भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। बेटे से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई आपकी? मेरी 5:40 से बेटे से बात हुई थी। उन्होंने बताया गया काफ़ी बिजली भी काट दी गई है कुछ एरिया की और पानी की सप्लाई भी रोक दी गई है, जो क्योंकि काफ़ी बमबारी भी हुई है रात से शुरू हो रही है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और अगले 2 दिन में काफ़ी। पलवल में नगर परिषद द्वारा गड़ीपट्टी के पदुआ मोहल्ले में 7,20,000 रुपए की लागत से बनाई गई चौपाल निर्माण कार्य पूरे होने के कुछ दिनों बाद ही जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। ग्रामीणों ने कहा कि उक्त चौपाल की दीवारों में जगह जगह लंबी दरारें पड़ गई हैं, जिसके कारण उनको यहां बैठते समय भय सताता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार मिली भगत कर सारे पैसे डकार गए और अब बरसात के मौसम में ये चौपाल कभी भी गिर सकती है और इससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये पहले इन्होंने रिपेयर करवाई थी, लेकिन इन्होंने रिपेयर करी नहीं। ये दरार फिर फट गई दोबारा से और इसमें 7,20,000 की है, जिसमें पटाव भी हमारा है, पुराना पटाव था, वो ईंट भी हमारी है। पता नहीं क्या तो किया इन ठेकेदारों ने, क्या नहीं किया, मिल भगत करके सारा पैसा गोलमोल कर गए लोग। ये पूरी चौपाल फटी हुई है, पूरी चौपाल फटी हुई है। आप देख लो, फोटो खींच लो, आपके सामने। कभी हाथ से शिकार हो सके इसके बरसात के महीने में तो कभी भी गिर सकते हैं। इसमें 2-4 आदमी बैठे रहते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है इसके साथ। इसकी शिकायत नहीं करी आपने कहीं? शिकायत करी थी एक बार, उसमें आया था ठेकेदार, ऐसे ही करके चला गया, बोला मैं दोबारा आऊँगा ठीक करूँगा, फिर वो अब तक भी नहीं आया है। क्या नाम है जी? भगत सिंह। भगत सिंह जी, बताइए जो आपकी चौपाल बनी है सारी फटी हुई है,
कब से फटी, कितने लागत से बनाई गई? ये 7,20,000 की लागत से बनाई गई थी और ये बनाई उसके 10 दिन बाद ही फट गई। और हमने ITI लगाई, ठेकेदार आया के थोड़ी सी रिपेयर सी करके चले गए यहाँ से। और जितना भी माल लग रहा हमारा पुराना माल है, सब हमारी पुरानी चौपाल है। अच्छा, ये हमें नया माल कोई नहीं लगाया वहाँ बिल्कुल भी। फिर मतलब ईट भी हमारी, पटाप भी हमारा, गाटर हमारी, पत्थर हमारा, सब कुछ हमारा हो इसमें। फिर इसमें मतलब 7 लाख रुपए, 7,20,000 कहाँ गए? ये गोलमोल करके सब जेई वगैरह खाएंगे सब अंदर, ठेकेदार और जेई। क्या इस बारे में को और उच्च अधिकारी से शिकायत करी आपने? शिकायत करी हमने, RTI लगाई और आके वो थोड़ी सी रिपेयर सी करके। अब कैसी हालत है चौपाल की? अब टूटी फटी हुई है, आपने देखी है, सारी फटी हुई है। तो कभी हादसे का शिकार कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। वो काफ़ी समय पहले बनी है, 2018 में कर, तो उसको मौका देखने के बाद में ही हम इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। नहीं, 2018 में थोड़ी, 2021 में चौपाल बनी है जी। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं मौका देख के और संबंधित ठेकेदार जो उससे बात करके बता पाऊंगा इस बारे में। सर, जैसी हालत है अब, अगर बारिश अगर ज़्यादा आ जाए, मौसम बारिश का, उसमें ये चौपाल गिर सकती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। गोहला चीका से खरका मार्ग पर चलने वाली बसों का इस समय इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले ही छात्राओं ने रोष प्रदर्शन किया था। इस संबंध में SDM के नाम तहसीलदार प्रदीप कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई थी कि उन्हें बस की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए, लेकिन अभी तक भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। GM साहब RTO साहब को भेज देते हैं। नहीं, इसमें तो अब सुबह से 9 बजे से हम बैठे हैं यहाँ, एक ही बस निकली है। कहाँ रूट की बात है, शेड्यूलिंग क्या है? टाइमिंग तो जो RTO द्वारा जारी की गई है वो 18 मिनट की है, तो मैं बस जानी चाहिए, लेकिन ये कभी 1 घंटे बाद जाते हैं, कभी आधे घंटे बाद जाते हैं, और टाइमिंग करते हैं। कभी 9:15 बजे भी बस आ जाती है। आज तो 9:50 के आसपास गई है, 9:52 पे यहाँ से निकली है। ये बसें हैं जो केवा से खरका के लिए चलती हैं और प्राइवेट। हरियाणा के गोहला चीका मार्ग में टूटी सड़कों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा सदस्य ने शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सड़कों की खस्ता हालत को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा है।
वहीं किसान संगठन को सर्व कर्मचारी संघ और संगठनों ने भी समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगा रहे हैं। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही सड़कें नहीं बनाई गई तो अखिल भारतीय किसान सभा अगली रणनीति तैयार करेगा। दिया है जो हमारे रोड है सारे टूटे पड़े हैं, चाहे आप गुला रोड ले लो, खरका रोड, चाहे कैथल रोड ले लो, चाहे पटियाला रोड हो, चाहे पेवा रोड, सारी सड़कों के अंदर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं और बहुत से लोगों की इन खड्डों के अंदर दुर्घटना के कारण मौत हो चुकी है, बहुत से मौत के शिकार हो चुके हैं। इसलिए आज हमारे किसान यूनियन की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चे की किसानों की तरफ से पहले पार्क के रणवीर सिंह पार्क के अंदर इकट्ठे होके और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है और उसमें उनकी प्रमुख मांगे जो थी, जो क्षेत्र में जो रोड हैं उनकी खस्ता हालत एक मुद्दा था। दूसरा उनका जो था वो बसेज को लेके था कि कुछ लोकल रूट्स पे बसेज नहीं चली हैं, तो हमने संबंधित ऑफिसर्स को ये फॉरवर्ड कर दी हैं। जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने डील करनी है, जैसे हमने जीएम रोडवेज को फॉरवर्ड कर दिया है, बीडब्ल्यूडी B&R को फॉरवर्ड कर दिया है। रेवाड़ी में शाम ढलते ही तेज बरसात के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम के अचानक यू टर्न लेने से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ा। अचानक तेज बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस समय सरसों की कटाई का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। पिछले कई दिन से गर्माहट थी, तेज धूप और तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन शाम ढलने के साथ ही अचानक तेज बरसात के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से पारा लुढ़का और इलाके में ठिठुरन भी बढ़ गई है। उधर हरियाणा के अंबाला में आरटीए अधिकारी और आरटीए विभाग की रैकी कर पल पल की सूचना ट्रांसपोर्टर्स तक पहुंचाने का मामला सामने आया है। मामले में अंबाला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ट्रांसपोर्टर्स और आरटीए अधिकारियों की पल पल की लोकेशन पहुंचाता था। इस बीच जब इस व्हाट्सएप ग्रुप की भनक आरटीए अधिकारी को लगी तो उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत सौंपी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबाला अड्डे की तरफ से एक लिखित शिकायत हमें मिली है, जिन्होंने बताया कि कुछ एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें उनकी लोकेशन दी जाती है कि उनकी गाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो शिकायत अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अंबाला पुलिस के हाथ और सफलता लगी है। अंबाला एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक युवक को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। देसी कट्टे सहित पकड़े गए युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पकड़ा गया युवक बाराबंकी का रहने वाला है। साथियों का पता लगाने का भी पुलिस प्रयास कर रही है। एक देसी कट्टे के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है, क्या कुछ इससे और बरामद हुआ है? इससे शाम के समय एसटीएफ ने नाका लगाया था 5:30 बजे के करीब, इससे देसी कट्टा बरामद हुआ है। बाराबंकी का ये रहने वाला है और पूछताछ कर रहे हैं इससे। सर कोई कारतूस वगैरह भी बरामद हुआ? नहीं, कोई कारतूस नहीं बरामद हुआ इससे। सर ये लेकर कहाँ से आया था, कहाँ देने थे, इस पर पूछताछ करेंगे। डायल 112 की गाड़ी पर जानलेवा हमला करने का मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जहां आपको जानकारी दे दें कि देर रात एक मां बेटे के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने गई डायल 112 की गाड़ी पर कुछ युवकों ने पत्थर बरसा दिए। इस पत्थरबाजी में डायल 112 की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी पर पत्थर बरसाने वालों में से एक आरोपी को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य इस मामले में फरार चल रहे हैं, जिन्हें ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। डायल 112 पर हमला हुआ है, क्या कुछ सूचना है और कितने लोग गिरफ्तार? देर रात सूचना मिली थी कि डायल 112 पे हम 3-4 लड़कों ने हमला कर दिया और उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं। जो मौके पे हमने एक नितिन शर्मा है उसके घर से उसको काबू किया है और बाकी फरार है, उनको पकड़ने का प्रयास जारी है।
सर कोई मुलाजिम जो है वो घायल भी हुआ है इसमें? हाँ, थोड़ी सबके चोटें लग रही हैं, ईंट पत्थर मारे हैं इन्होंने, तो उनका मेडिकल करवाया गया है। सर वजह कुछ सामने ही क्या रही? अच्छा, इनकी माँ बेटे की कोई लड़ाई चल रही थी, उनको छुड़वाने को, उनको समझाने के लिए गए थे। रेवाड़ी में स्थित बीएमजे मॉल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, बाउंसर्स के साथ मारपिटाई की और मॉल में जमकर तोड़फोड़ कर दहशत फैलाई। रेवाड़ी के बीएमजे मॉल में मूवी देखने आए कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिन्हें पुलिस ने बुलाकर शांत करा दिया। झगड़ा शांत होने के कुछ देर बाद 4 से 5 गाड़ियों में 20 से 25 लोग आए और मारपीट की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बंदे थे, ड्रिंक कर रखी थी, ये एंट्री करी उन्होंने, तो मैंने एंट्री के लिए मना करा, ड्रिंक के लिए अलाउड नहीं है। ये तो दोस्ती घुस गए अंदर, 30-40 बंदे, इनके साथ क्लीनर थी, वो भी घुस गए। ये मेरे को धक्का मार के वो में ले गए, उसके बाद मेरे मारी उन्होंने मेरा मारी, जान से मारने की कोशिश कर, मैं चढ़ा के भाग गया। मेरे पास चैन थी, 2 तोड़े की, वो चैन के लिए 20-25 हज़ार थे, वो भी लेके भाग गई। और उन्होंने मॉल के सारे शीशे तोड़ दिए और इसके बाद फरार हो गई। तो पुलिस कितनी देर में पहुंची सूचना देने के बाद? पहुँच गई थी, 10 मिनट में पहुँच गई थी। तो कितने आदमी अरेस्ट कर लिए? अभी 10 हुए हैं। कितने आदमी थे? झज्जर के अंबेडकर नगर चौक के पास एक नर्सिंग होम पर छापा मारकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात में प्रयोग की जाने वाली एमटीपी किट बरामद की है। सर्च अभियान के दौरान नर्सिंग होम पर कार्यरत मिली महिला चिकित्सक के पास ऐसा कोई भी कागजात बरामद नहीं हुआ, जिससे कि नर्सिंग होम पर लगा आरोप गलत साबित होता। जानकारी के अनुसार यहां के गुप्तचर विभाग को पिछले कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि झज्जर के अंबेडकर चौक के पास एक गली में अवैध तरीके से एक नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। यहां पर गर्भपात भी किया जाता है। इसी सूचना को गुप्तचर विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के हेडक्वार्टर फाइल किया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। इस कार्रवाई को करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम का गठन किया गया था। शुक्रवार को इस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से यहां नर्सिंग होम में छापा मारा। इलीगल तरीके से जी, तो सीआईडी ने फिर स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दोनों विभागों से संपर्क किया और एक टीम गठित की गई हमारी। हम कोर्ट के सामने टीम जो है वो इकट्ठा हुई और आके हमने यहाँ पे जब रेड की तो ये जो है डॉक्टर यहाँ पर बैठी हुई थी और इनसे हमने फिर अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया इनको जी। उसके बाद हमने सर्च की। सर्च के दौरान 2 एमटीपी किट यहाँ पे हमें बरामद हुई और जिसका ये कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सकी, किसी प्रकार का परचेज रिकॉर्ड, ना ये ऑथोराइज एमटीपी सेंटर है किसी प्रकार का और ना ये क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।